आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 है जाना न्यूज़पेपर और स्टेशनरी सेल कर रही हैं। पूछा ये है, हिस्टोरिकल टेस्ट का क्वेश्चन है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब करवानी है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसके बाद दो तरह की सप्लाईज हैं, तो टोटल सप्लाई की बेस पे ही टेस्ट होता है। ये कहता है कि पहला साल जो खत्म हुआ था 31 जुलाई को, वो बेचती थी पर मंथ 3050 का न्यूज़पेपर जो 0 रेटेड है, और स्टेशनरी 2250 की जो स्टैंडर्ड रेटेड है। यानी ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020 सेल्स जो है वो स्टैंडर्ड रेटेड भी हैं और 0 रेटेड भी। हमें तो क्या करना है, दोनों को ऐड ही करना है। और ये पर मंथ है, ये पर मंथ है। हमें तो अब कह रहा है कि ईयर है, तो हमें तो 85,000 12 महीनों में चेक करना होता है। तो हम चेक करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 63,600। यानी ये पहले साल में इस थ्रेशोल्ड को नहीं पार कर सका। अगले साल इसकी सेल जो है वो बढ़ गई। नेक्स्ट ईयर जो आया उस साल इसकी सेल जो है वो चेंज हो गई। वो कितनी हो गई बता रहा है खुद ही, 5400 प्लस 4280। अब अगर मैं पर मंथ सेल लिखूं तो ये कितनी हो रही है, 9680 पर मंथ। अगर मैं इसको यहाँ पे पर मंथ लिखूं, सॉल्व तो हम कर चुके हैं ऐसे ही फॉर नॉलेज, तो ये पर मंथ इतनी आ रही है। अगले साल पर मंथ ये हो गई है। इसको हम कर देते हैं थोड़ा साइड में। हमें तो 85,000 का थ्रेशोल्ड देखना है। अब जुलाई पे ईयर एंड हुआ है, तो शुरू कब से हुआ होगा सर? जुलाई में एंड हुआ है तो जून 19 में स्टार्ट हुआ होगा, तभी 30 सॉरी जुलाई में एंड हुआ है तो 1 अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ होगा, तभी जो है वो 31 जुलाई को एंड हो सकता है। ये हमारा ईयर एंड होगा। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो एक महीना अगला हम ऐड करेंगे, यानी जुलाई तक हम आ चुके हैं, तो हम अगस्त 2020 ऐड करेंगे और इसमें अगस्त 2019 लेस कर देंगे। अगस्त 2019 और अगस्त 2020, अगस्त 2020 में प्रॉफिट बढ़ के यानी रेवेन्यू टर्नओवर बढ़ के 9680 हो गया है, जो कि पहले 5300 था। नेट इम्पैक्ट देख लो, नेट इम्पैक्ट देख लो कि कितना था और कितना हो गया। हमारी सेल पहले जो थी वो थी 5300, जो कि बढ़ के 9680 हो गई। 4380 का इम्पैक्ट है पर मंथ सेल में, और ये वैल्यूज सिमिलर हैं। वैल्यूज क्या है, सिमिलर है, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे, हमें तो 12 मंथ्स का चेक करना है, तो एक महीना पीछे का हटा दिया। अगस्त 19 को हमने माइनस किया और अगस्त 20 को हमने ऐड कर दिया। जो इम्पैक्ट आ रहा है 9680 माइनस 5300, वो है 4380 का इम्पैक्ट। तो 4380 हम इसमें कर देंगे ऐड। 63,600 प्लस 4380 85,000 नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। अगस्त के बाद सितंबर के साथ ये काम करेंगे, अक्टूबर नवंबर, जब तक ये 85 को क्रॉस नहीं करेगा हम यहाँ पे मंथ चेंज करते हैं। एक महीना आगे वाला ऐड करेंगे और एक महीना पीछे वाला लेस करेंगे। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर 19 हटाया और सितंबर 20 को ले लिया, फिर भी ये 85 नहीं हो रहा। टोटल वहां पे हम करते जा रहे हैं। अक्टूबर 19 को हटाया, अक्टूबर 20 को ले लिया, नहीं हो रहा। नवंबर 19 को हटाया, नवंबर 20 को ले लिया। जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस चेक कर लेते हैं। 4380 को 4 मरतबा ऐड किया है प्लस 63600, अभी हम 81,000 में पहुंच गए हैं। अगर हम मजीद एक 4380 ऐड कर दे तो हम 85,500 पे पहुंच जाएंगे, यानी हम थ्रेशोल्ड को मीट कर जाएंगे या लिमिट को ब्रीच कर जाएंगे। यानी दिसंबर
19 हटाओ, दिसंबर 2020 ले लो, 9680 minus 5300, so we are going to breach the limit for compulsory registration. 85,000 का हमारा थ्रेशोल्ड है, हम 85,500 को ब्रीच कर गए, यानी 85,000 को ब्रीच कर गए, 500 ज़्यादा भी हो गया। तो नोटिफाई कब करना होगा, नोटिफाई कब करना होगा, सोचिए सोचिए सोचिए। जिस महीने में ब्रीच होती है वो महीना है दिसंबर 2020, तो इसके बाद 30 दिन, तो दिसंबर के बाद जो अगला महीना है उसका 30th डेट आएगी। दिसंबर 20 के बाद 30 तारीख कब आती है, तो वो जनवरी 21 में आती है। और रजिस्ट्रेशन डेट हमारी क्या होगी, 30, ये जो नोटिफिकेशन है इसके बाद पहली तारीख, नोटिफिकेशन के बाद की पहली तारीख दुनिया में जो आएगी वो आएगी 1 Feb 21। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये है हमारे पास हिस्टोरिकल टेस्ट, जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल टेस्ट। आसान है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है। पहले 12 मंथ्स ले कर लो, फिर 85 नहीं है तो एक महीना माइनस, पीछे वाला माइनस और अगला वाला ऐड करते जाओ, चेक करते रहो। जहाँ 85 ब्रीच कर दो उस महीने को के बाद वाला जो महीना है उसकी 30 तारीख को नोटिफाई करना है, और उस नोटिफिकेशन की डेट के बाद जो पहली तारीख आएगी उसको आपको रजिस्टर्ड करवा लेना है। ये है हमारे पास हिस्टोरिकल टेस्ट। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए हिस्टोरिकल टेस्ट हमने देखा। अगर किसी कंपनी का पिछले 12 महीने में लिमिट मीट होती ही नहीं है तो क्या कंपल्सरी का कोई और रूल चेक किया जाएगा, तो बिल्कुल किया जाएगा। उसको कहते हैं फ्यूचर टेस्ट। कंपनी अपनी प्रोजेक्शंस करती हैं, कंपनी जो है वो बजट्स बनाती हैं, जिससे कंपनी को पता होता है कि अगले 12 महीने में मैं कहाँ खड़ी होंगी या मेरी सेल्स क्या होगी। सेल्स बजट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। अब कंपनी ने बजट बनाया, पिछले 12 महीने आपने पूरा चेक कर लिया, आप थक गए, आपको 85,000 का थ्रेशोल्ड मीट होता हुआ नहीं नजर आया। अब क्या करें, तो अब आप फ्यूचर टेस्ट करोगे। हिस्टोरिकल टेस्ट में अगर कोई कंपनी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को मीट नहीं करती तो आप क्या करोगे, आप हिस्टोरिकल टेस्ट करोगे, फ्यूचर टेस्ट करोगे। और फ्यूचर टेस्ट में आप क्या करोगे, आप उसके बजट को देखोगे और अगले 12 महीने में अगर वो 85 के थ्रेशोल्ड को मीट कर देती है, एक्सपेक्टेड सेल्स 85,000 या उससे ज़्यादा है, तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की क्लॉज में आ जाएगी और उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। ये तो आसान है। क्वेश्चन से देखेंगे, कैट लिमिटेड साइन अ लीज फॉर न्यू बिजनेस प्रेमिसेस, ओपन बिजनेस किया था, इस डेट को एस्टिमेट कर दिया, आउटपुट 85,500। ओहो, पर मंथ, उसको तो लगता है कि भाई मेरा पर मंथ ही इतना हो जाएगा। तो अब इसने बिजनेस जब शुरू किया 20 जुलाई, उसका एक्सपेक्टेड टर्नओवर 85,500 पर मंथ है। हमें तो इसमें भी देखना है कि a trader is liable to register anticipated यानी expected turnover exceeding in the next 30 days alone, 30 दिन का टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पे इसका 30 डेज का टर्नओवर 85 को क्रॉस कर गया है, तो ये क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इसको करवानी होगी। क्यों करवानी होगी, क्योंकि ये फ्यूचर टेस्ट मीट कर दिया है इसने। अब इसकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब होगी, कैसे होगी, इसकी डेट्स क्या होंगी, तो वही नोटिफाई करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन डेट इसको मिलेगी। नोटिफाई कब करेंगे, वही सेम लाइक हिस्टोरिकल टेस्ट के 30 डेज होंगे इसके पास नोटिफाई करने के लिए। अब वो 30 डेज कैसे निकालेंगे, इस केस में 30 डेज कैसे निकलेंगे, इस केस में फर्क है। हिस्टोरिकल टेस्ट में क्या होता है, जिस मंथ में हो उस मंथ को छोड़ के अगले महीने की 30 तारीख लिखते हैं, लेकिन फ्यूचर टेस्ट में ऐसा नहीं है। फ्यूचर टेस्ट में एग्जैक्टली 30 डेज काउंट किए जाएंगे। हमें लगा कब, 20 जुलाई को हमें लगा कब,
20 जुलाई 2020 को। अब इसमें करो 30 डेज प्लस, तो रिजल्ट क्या आएगा सर? 20 जुलाई में 13 डेज अगर हम प्लस करते हैं तो जुलाई के हो गए, जुलाई में आते हैं 31 तारीख का जुलाई होता है, 31 डेज का जुलाई होता है, तो 11 डेज जो है वो में आ गए जुलाई, और बाकी बचे कितने? 11 यहाँ चले गए, आगे कितने बचे? काउंट करो, शाबाश, काउंट काउंट किया होगा आपने। अब मैं आपको काउंट करवाता हूँ, देखिएगा, थोड़ा सा चाइल्डिश अप्रोच है लेकिन आंसर सही आएगा। 20 जुलाई से गिनना है, तो 20 जुलाई उसमें इंक्लूड है, तो 20 जुलाई उसमें इंक्लूड है, तो कैसे होगा जरा देखिएगा, 30 डेज प्लस होंगे ना, ठीक है, कैसे? तो 20 जुलाई, 20 जुलाई, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जुलाई, 31 जुलाई को हो गए 12 डेज। फिर 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, मैं फिंगर्स पे काउंट कर रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन फिंगर्स पे काउंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास हो गए 15 डेज। फिर 3 अगस्त, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मेरे पास 18 अगस्त को मेरी फिंगर्स पे 30 डेज काउंट कंप्लीट हो रहा है। 18 अगस्त, 18 अगस्त को 30 डेज पूरे हो रहे हैं। याद रखिएगा, जिस डेट को एंटिसिपेट करो, फ्यूचर टेस्ट में क्या होता है, जिस डेट को एंटिसिपेट करो उस डेट को इंक्लूड करते हुए फिंगर्स पे 30 डेज काउंट कर लेना। हाँ, इसके लिए एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 डेज का होता है, अगस्त कितने दिन का होता है, दिसंबर 31 डेज का, ये आपको पता होना चाहिए, और फेब 28 डेज का होता है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो द कंपनी मस्ट नोटिफाई HMRC ऑफ इट्स लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन बाय, यानी मैक्सिमम 18 अगस्त तक उसको बताना है। इससे पहले पहले वो बता सकता है, इससे पहले भी बता सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम डेट है, इसके बाद करेगा तो पेनल्टीज वगैरह लगेंगी। अब ये फर्क आपने देख लिया, हिस्टोरिकल टेस्ट में इस तरह से नहीं होता। हिस्टोरिकल टेस्ट में क्या होता है, जिस महीने लिमिट ब्रीच हुई वो महीना छोड़ के अगले महीने की 30 तारीख को नोटिफाई करना होता है। लेकिन फ्यूचर टेस्ट में जिस डेट को लिमिट एंटिसिपेट हुई, एक्सपेक्टेशन आ गई, उस दिन को इंक्लूड करते हुए 30 डेज जो होगा वो हमारा मैक्सिमम नोटिफिकेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा, नोटिफाई बाय दिस डेट। जब हम हिस्टोरिकल टेस्ट पढ़ते थे तो रजिस्ट्रेशन डेट क्या होती थी, नोटिफिकेशन डेट के बाद जो पहली तारीख आती थी वो। लेकिन इसमें ये है फ्यूचर टेस्ट। फ्यूचर टेस्ट में रजिस्ट्रेशन की डेट जो होगी वो वही डेट होगी जिस डेट को आपने एंटिसिपेट किया होगा, जिस डेट को आपने एंटिसिपेट किया होगा कि मेरा 12 महीने का टर्नओवर 85,000 को क्रॉस करेगा, वही डेट आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन डेट बन जाएगी। कोई एक महीने बाद की पहली तारीख वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी इन द केस ऑफ कैट लिमिटेड, द कंपनी मस्ट नोटिफाई HMRC of its liability by 18th August 2020 and the registration will be in effect from 20th July 2020। मतलब 20th जुलाई को ये रजिस्टर्ड काउंट कर ली जाएगी, यानी जिस डेट को एंटिसिपेशन की थी वही डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट बन जाएगी। ये है हमारे पास सिंपल सा फ्यूचर टेस्ट। फ्यूचर टेस्ट और हिस्टोरिकल टेस्ट दोनों की नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन डेट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इसलिए इसको एक दो मरतबा देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कहता है, 3 लोग हैं, अब्दुल माजिद, जैन और सेसो लिमिटेड। आप देख रहे हैं वेट में कभी क्वेश्चन इंडिविजुअल के नाम से स्टार्ट हो रहा है तो कभी कंपनी के नाम से, यानी जो चीजें हम रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी पढ़ी हैं हमने, और इससे पहले जो सप्लाईज की डेफिनेशन, 2 ही टॉपिक डिस्कस हुए हैं। एक तो जनरल मैंने F3 इनिशियल का रिव्यू दिया कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स, फिर मैंने टाइप ऑफ सप्लाईज बताई,
और फिर मैंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और उसके 2 टेस्ट, फ्यूचर और हिस्टोरिकल टेस्ट आपके साथ डिस्कस किए। आप ये देख लें, इसमें कभी क्वेश्चन का नाम इंडिविजुअल के नाम पे था तो कभी कंपनी के नाम पे था, यानी इंडिविजुअल हो कि कंपनी, वेट अभी तक जो हमने पढ़ा है दोनों के लिए सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे पास पहला बंदा है अब्दुल माजिद, अकाउंटेंसी सर्विसेज बता भी दिया, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेटेड ही होती हैं। पूछ क्या रहा है, अनरजिस्टर्ड है, क्या इनको रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, और अगर हो तो इनकी लायबल डेट यानी रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या होंगी, इफेक्टिव डेट क्या होगी, नोटिफिकेशन, ये सारी बातें बतानी है। पहले हम अब्दुल माजिद का सॉल्व करेंगे। स्टार्टेड इन बिजनेस नवंबर 2020 में, एस्टिमेटेड फीस है 17,100। तो कब ये 85,000 क्रॉस करेगा, तो आप इसमें ऐड करें 17,100 प्लस 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 करते चले जाएं, या आप एक काम करें, नवंबर में इसने बिजनेस स्टार्ट किया, 85,000 है ना हमारी, डिवाइड कर दें 17,100 से, हमें एक रफली फिगर पता चल जाएगा मंथ्स के, कितने मंथ्स लगेंगे, कांस्टेंट है ना सेल्स, 85,000 रीच करना है 17,100 से, तो ये इसको लगेंगे 4.97 मंथ्स, जिसको हम कहेंगे अराउंड 5 months to reach what, to reach 85,000 turnover। मतलब नवंबर से 5 महीने ऐड करेंगे तो नवंबर में 17,100 पे, दिसंबर में 17,000 ऐड करते जाइए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5th मंथ है, यानी मार्च 2021 पे ये क्या कर लेगा, 85,000 को मीट कर लेगा। नोटिफाई ये हम करेंगे HMRC को, ये पास डेटा है तो एंटिसिपेट का वर्ड यूज नहीं किया है, तो हिस्टोरिकल टेस्ट है, तो जिस महीने में मीट होता है उसके अगले महीने के 30 तारीख को हम नोटिफाई कर देंगे। और रजिस्ट्रेशन कब से वैलिड हो जाएगी, उस नोटिफिकेशन के बाद जो पहली तारीख आएगी उससे, यानी अप्रैल के बाद जो पहली आएगी वो मई में आएगी। ये हमारे पास एक एग्जाम टाइप क्वेश्चन, अब्दुल माजिद भाई हमने ये सॉल्यूशन दे दिया। दूसरा है जैन जो है वो बेबी वेयर लिस्ट में देखें तो बच्चों के कपड़े 0 रेटेड होते हैं, हमने पढ़ा है। Established a business on 1st March 2020 when Jen signed up a contract to supply a national retail store. Sales are expected का मतलब फ्यूचर टेस्ट करना होगा, फ्यूचर टेस्ट में होता है 30 दिन, सेल्स जो है वो 85,000 है तो कंपलसरी पे जाएगा। मार्च में उसको लगता है कि एक्सपेक्टेड है मेरी सेल्स 86, तो ये यस हो गया। अब 30 डेज का वही कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे जो 30 डेज होंगे, जिस दिन लगा है उस दिन को इंक्लूड करते हुए 30 डेज, आपको 1 मार्च को एंटिसिपेट हुआ है, 1 मार्च को एस्टिमेट किया है ना, तो 30 डेज प्लस करेंगे इंक्लूडिंग 1 मार्च, तो नोटिफाई की डेट आ जाएगी 1 मार्च प्लस 30, तो ये तो आसान है, 30 मार्च ही आनी है, ये 30 मार्च हमारी नोटिफिकेशन की डेट होगी। और फ्यूचर केस में रजिस्ट्रेशन डेट जो होती है वो जिस दिन एंटिसिपेट हो जाए वही दिन हमारा रजिस्ट्रेशन का डेट माना जाता है। ठीक है, ये हो गया खत्म। यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी आपको बताएंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ 0 रेटेड आइटम बेचे वो अप्लाई कर सकता है एग्जम्पशन फ्रॉम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऑटो एग्जम्पशन नहीं मिलती, यानी हम ये नहीं कहते कि जो सिर्फ और सिर्फ 0 रेटेड आइटम्स बेचता है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बाहर है, ऐसा नहीं है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का रूल उस पर भी अप्लाई है, लेकिन अगर वो अप्लाई करता है गवर्नमेंट के पास, यानी इसमें कहें कि जैन कुड अप्लाई फॉर एग्जम्पशन
from compulsory registration as she is making wholly zero rated supplies. वो totally zero rated items ही बेच रही है, तो वो could, she could apply for exemption. किसकी exemption? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की एग्जाम्पशन के लिए वो क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन एग्जाम करवाएगी तो इनपुट टैक्स हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि रूल और उसूल यही है कि इनपुट टैक्स सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर्स, रजिस्टर्ड सप्लायर्स, रजिस्टर्ड लोग या रजिस्टर्ड कंपनीज ही क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है सासो लिमिटेड, एग्जाम्प्ट चीजों का काम कर रही है। एग्जाम्प्ट जो काम करते हैं, जो लोग एग्जाम्प्ट सप्लाई से काम करते हैं, उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी एग्जाम्प्ट होती है, उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू क्लेम इनपुट टैक्स, जो कि स्टैंडर्ड रेटेड होते हैं और जीरो रेटेड वाले होते हैं। जीरो रेटेड वाले अगर इसको एग्जाम्प्ट करवाएं, रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, एग्जाम्पशन लें कि भाई मैं तो जीरो रेटेड का काम करता हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन करके पंचायत में टैक्स रिटर्न फाइलिंग इसमें नहीं पढ़ना, तो भाई इनपुट को भूल जाना। एग्जाम वाले तो इनपुट मिलता ही नहीं है, इसलिए वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के स्कोप के बाहर हैं। यानी सासो लिमिटेड मेकिंग होली एंड सोली सेल्स ऑफ एग्जाम सप्लाईज, सो द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रूल्स कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन देम। ये है हमारे पास रजिस्ट्रेशन का टोटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके साथ हमारा ये पहला पार्ट खत्म हो गया। कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए कि आउटपुट टैक्स मस्ट बी चार्ज ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। ईच रजिस्टर्ड वेंडर, जो वैट रजिस्टर्ड जिसको होता है, वो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और वो अपनी सारी इनवॉइसेस में रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है। जो भी रजिस्टर्ड होता है इज एलोकेटेड टू अ टैक्स पीरियड, उसको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, जो कि वैट के रिटर्न नॉर्मली क्वार्टरली पे होते हैं, यानी 3-3 महीने में वैट के रिटर्न्स पे होते हैं। इनपुट टैक्स परचेजेस और एक्सपेंसेस पे वही बंदा क्लेम करेगा जिसके बाद रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा, और उसको वैट का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ एनी ऑफ द अबव विल लीड टू फाइन एंड पेनल्टीज। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक का हिस्सा हैं। अगला टॉपिक है वैट की रजिस्ट्रेशन का, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। एक हमने अभी पढ़ा कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कि यू हैव टू रजिस्टर्ड, लेकिन अब कोई ऐसा वेंडर है, कोई ऐसा सप्लायर है जो फ्यूचर और हिस्टोरिकल टेस्ट को मीट ही नहीं कर रहा, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपना इनपुट टैक्स रिकवर करूं, मैं अपना इनपुट टैक्स क्लेम करूं, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता या करवा सकता है? तो उसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको कहते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। एट एनी टाइम यू कैन गो टू HMRC एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। आपका टर्नओवर 85 को मीट करता हो या ना करता हो, आप जा सकते हैं और रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखो, जब आप कंपलसरी की बात करते हो तो आपको हर महीने चेक करना है। जो अगर 85 लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी है और आपने नोटिफाई नहीं किया, बाद में किया, तो वो फाइन वगैरह होगा। आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा दो तो आप फ्यूचर में आने वाली भूल जाओ, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी का लिमिट मीट हो गई, आप भूल गए, तो उस फाइन को अवॉइड कर सकते हो। पहला एडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज, आप इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हो। तीसरा एडवांटेज, बिजनेस की गुडविल थोड़ी आप कैश कर सकते हो कि वी आर रजिस्टर्ड सप्लायर्स, इस तरह से। फिर रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ द वैट रूल्स आप डिसिप्लिन ला सकते हो। ड्रॉबैक जो है वो ये है कि आपको बर्डन ऑफ कंप्लाइंसेस, जो वैट रिटर्न जमा करवाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिकॉर्ड कीपिंग है, इनवॉइस पे वैट रजिस्ट्रेशन नंबर शो करना है, ये सारा बर्डन ऑफ कंप्लाइंसेस पे आप पे पड़ेगा। दूसरा, आप अपना वैट जो है वो अपनी प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर से लोगे, जिससे आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कंपैरेटिवली आपकी गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी रादर देन अनरजिस्टर्ड बिजनेस। यानी वो लोग
आगे अगर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करते कस्टमर आपके तो उनके लिए कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ये तो जनरल रजिस्ट्रेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे भी जाते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ये है। इसके बाद होती है हमारे पास डी रजिस्ट्रेशन। एक बंदा रजिस्टर्ड है, अब वो कंपलसरी था या वो वॉलंटरी था, जो भी था वो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन अब वो चाह रहे हैं भाई ये बर्डन ऑफ कंप्लाइंसेस या ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं डी रजिस्टर होना चाहता हूँ। तो आप HMRC के बाद ऐसे ही मुंह उठा के डी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा सकते। आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा एंटिसिपेटेड फ्यूचर में नेक्स्ट 12 महीने, यहाँ 30 डेज नहीं है, यहाँ 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स में मेरी सेल जो है वो कितनी होगी, 83,000 पाउंड तक होगी। तो आप जाके क्या करवा सकते हैं, डी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब डी रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री भी है और कंपलसरी भी है। वॉलेंट्री तो जब आप 83 से नीचे आप गए और खत्म करवा दिया। कंपलसरी कब है, जब आपने सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई से काम करना शुरू कर दिया तो फिर आप जाके कंपलसरी डी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैंसल कब से होती है, जब आपका स्टेटस चेंज होता है, बिजनेस का स्टेटस अगर चेंज होता है तो फिर उस दिन भी, उस वक्त भी, यानी पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी बन जाती है या सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में कन्वर्ट होती है, तो फिर डी रजिस्टर्ड करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी होती है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, आप एक चलता हुआ बिजनेस, चलता हुआ कारोबार किसी और को ट्रांसफर करते हैं, चलता हुआ कारोबार किसी और को दे दें, तो क्या ये सेल ऑफ अ बिजनेस है? बिल्कुल है। आपने चलता हुआ गोइंग कंसर्न किसी को दे दिया है, ये वैट के स्कोप से बाहर है। ये जो सेल है, सेल ऑफ अ रनिंग बिजनेस यानी ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, वैट के स्कोप से बाहर है। यानी ये बिजनेस बेचना, ये ना आपकी स्टैंडर्ड रेटेड में आएगा, ना एग्जाम में आएगा, ना जीरो रेटेड में आएगा, ये वैट के अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो और अपना एक एक एसेट बेच रहे हो, एक एक एसेट बेच रहे हो, तो फिर वो एसेट की सेल जो है उस पर आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। सर ये क्या, हमने तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बचपन में पढ़ा था कि वैट जो है वो सिर्फ सेल्स ट्रेडिंग एक्टिविटी पे होता है, ये आप नहीं ले आए। तो जी हाँ, नहीं है, वैट का ये रूल है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि वैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जस्ट टेस्ट किया है, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। तो आउटपुट टैक्स हर उस फर्नीचर, हर उस इक्विपमेंट, हर उस प्लांट एंड मशीनरी की सेल पे अप्लाई होता है जिससे आपने कभी उसकी खरीदारी करते वक्त इनपुट टैक्स रिकवर किया हो। ऐसा आइटम ऑफ एसेट जो बिजनेस सीजेशन के टाइम आप सेल करें, जिस पे खरीदते वक्त आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा, तो उस एसेट, उस पर्टिकुलर एसेट पे आपको आउटपुट टैक्स देना होगा। बस एक बात है कि उसकी सेलिंग प्राइस 1000 पाउंड से ज़्यादा होगी तो ही आउटपुट टैक्स देना होगा। 1000 पाउंड या उससे कम सेलिंग प्राइस है उस फर्नीचर की जो सीजेशन के टाइम बेच रहे हो और उस पर इनपुट टैक्स जिंदगी में खरीदते वक्त क्लेम किया था, 1000 से कम है अगर उसकी सेलिंग प्राइस तो आउटपुट नहीं देना, और 1000 से ज़्यादा है तो आउटपुट देना होगा। इसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने बता दिया आपको ओरली। अल्फ्रेड, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Alfred sells goods which would be standard rated if he were registered for VAT. All of his sales are to the member of public. His current turnover is 40,000. Input tax on purchases is 5,000. Assuming due to the competitive nature of his business, Alfred is unable to increase his price to the public, advise him whether it would be beneficial to register for VAT or no. यह आ गया टैक्स प्लानिंग, बेनिफिशियल, टैक्स सेविंग, इस तरह की बात, ये होता है टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन। अल्फ्रेड 40,000 का टर्नओवर है, सेलिंग प्राइस अपनी बढ़ा नहीं सकता क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा कंपटीशन में है।
और रजिस्टर्ड करवा लेता है तो इसको 5,000 का इनपुट ये क्लेम कर सकता है। बताओ रजिस्टर करवाए कि ना कराए। तो पहले तो हम देखेंगे ये कंपलसरी में तो है नहीं, ये बंदा है नॉर्मल, 40,000 इसका टर्नओवर है, तो ये चाहे तो करवाए ना चाहे तो ना करवाए। तो सबसे पहले अगर ये रजिस्टर्ड करवाता है या नहीं करवाता, इसको आउटपुट टैक्स तो देना पड़ता होगा। इसका टर्नओवर है कितना, 40,000 का। अगर मैं इसका आउटपुट टैक्स आपको निकाल के बताऊं तो 40,000 20 डिवाइड बाई 120, क्योंकि जब भी फिगर्स जस्ट लिखी होती है टर्नओवर की, सेल्स की, तो वो सेल्स यहाँ पे ग्रॉस ही होती हैं। ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी वो 120% को रिप्रेजेंट कर रही होती है और 20% हमने निकालना है। तो मेरे पास सेल्स की फिगर आ गई 6667, सॉरी आउटपुट टैक्स आ गया 6667, यानी इस आउटपुट टैक्स से प्रॉफिट विल रिड्यूस। आउटपुट टैक्स देना होता है। अब जब वो क्लेम करेगा, रजिस्टर्ड अगर हो जाएगा, इफ रजिस्टर्ड देन ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स। बता रहा है वो 5,000 का आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लोगे। आपका प्रॉफिट 6,000 से कम हो रहा था। इनपुट टैक्स क्लेम करने से आपकी कॉस्टिंग पे फायदा होगा, आपकी परचेजिंग आप एक्सक्लूडिंग से वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का गेम खेलोगे, तो आपका जो प्रॉफिट विल इंक्रीज आएगा वो 5,000 से आएगा। मैं टाइपिंग कर रहा हूँ इसलिए CREASE इंक्रीज। अल्टीमेटली मुझे रजिस्ट्रेशन कराने से क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है 6667 से और इंक्रीज हो रहा है 5,000 से। तो therefore profit will decrease and profit या decrease by 16667। so हम क्या कहेंगे, it is therefore not beneficial for him to register voluntarily। ये तो हो गई बात। लेकिन एक चीज और हम इसको लिखेंगे कि अगर वैट रजिस्टर्ड लोगों से ये काम करता है और फ्यूचर में एंटिसिपेटेड है कि इसकी परचेजेस की फिगर बढ़ेगी या इसकी कॉस्ट बढ़ेगी जिसकी वजह से इनपुट टैक्स बढ़ सकता है, तो फिर हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द परचेज प्राइस इसका इनपुट टैक्स जो है वो बढ़ जाए। तो फिर उस वक्त ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इसको रजिस्ट्रेशन करवाने में फ़ायदा हो। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि अगर ये ज़ीरो रेटेड पे अपने बिजनेस को शिफ्ट कर दे, यानी ये सिर्फ ज़ीरो रेटेड आइटम्स बेचना शुरू कर दे, तो इसको आउटपुट टैक्स तो देना ही नहीं पड़ेगा। ये इनपुट क्लेम कर रहा होगा तो फिर इसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि ये क्या करे, ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा दे। ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर कोई बिजनेस अपना बिजनेस का बंदा अपना बिजनेस बंद करता है, सीज करता है, तो उसको कंपलसरी जो है वो डी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसको सीजेशन के 30 दिन के अंदर बताना होता है। HMRC शुड बी नोटिफाइड विद इन 30 डेज ऑफ सीजेशन टू मेक टैक्सेबल सप्लाईज। और वेट रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड होती है, वेट डी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड होती है, यानी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो वही डेट होगी जो आपका बिजनेस की सीजेशन की डेट होगी। अब अगर आप डी रजिस्टर्ड करवाते हो और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 1,000 पाउंड या इससे कम आती है, तो ये गवर्नमेंट माफ कर देती है, नहीं लेती। ऑन डी रजिस्ट्रेशन
output must be accounted for on the value of non-current assets and inventory held at the date of deregistration। यानी हमने कहा था कि जब डीरजिस्ट्रेशन करते हैं तो जितना भी स्टॉक है, जितने भी एसेट है, उन सब पे आउटपुट देना पड़ेगा। अगर आपने जिंदगी में कभी उन पे इनपुट क्लेम किया कि ना किया, क्यों? क्योंकि वो परचेजेस तो है। अब डीरजिस्ट्रेशन है तो आप उसको सेल अज्यूम करेंगे, एसेट्स को भी और स्टॉक को भी, और उस पर आउटपुट टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं पे जो खरीदते वक्त इनपुट आपने क्लेम किया होगा। लेकिन अब फाइनल लायबिलिटी अगर 1000 या उससे कम आती है तो गवर्नमेंट आपको माफ कर देती है कि हमें जो है वो आपसे पैसे नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो माफ भी करती है। तो ये था हमारे पास डी रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, जिग लिमिटेड। डी रजिस्ट्रेशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ें थ्योरी से प्रैक्टिकल पे कन्वर्ट कर देंगे। जिग लिमिटेड है, क्लोज डाउन किया भाई 10 जनवरी को, तो डी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी डी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर जाना पड़ेगा। और जो डेट ऑफ सिजेशन है वही हमारी क्या बन जाएगी, डी रजिस्ट्रेशन या की डेट बन जाएगी, यानी सर्टिफिकेट उसी दिन कैंसिल माना जाएगा। अब देखें इसका आंसर है, स्टेट नोटिफाई कब करना है और कब वो डी रजिस्टर्ड होगा। जिग का भी पूछा है और इलिक, 2 कंपनीज है। पहले हम जिग का काम करते हैं, ठीक है। जिग का तो सिंपल है कि बिजनेस बंद कर दिया भाई। डेट ऑफ सिजेशन क्या है? डेट ऑफ सिजेशन इज 10th Jan 2021। तो 30 डेज में इसको नोटिफाई करना है। 30 डेज फ्यूचर टेस्ट की तरह 10 जनवरी इंक्लूसिव 30 डेज, तो 10 जनवरी 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 15 दिन हो गए। 13 जनवरी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, काउंट कर लिया। तो हमारे पास 10th इंक्लूसिव हमने जाना है 30 डेज, तो ये हमारे पास डेट आती है 9th Feb 2021, या नोटिफिकेशन डेट है। और डी रजिस्ट्रेशन किस डेट से मानी जाएगी? डी रजिस्ट्रेशन डेट जो होगी वो डेट ऑफ सिजेशन ही होगी, विच इज 10 जनवरी 2021। ये हो गया जिग। दूसरा है मिस्टर सॉरी, कंपनी का नाम है इलेक्ट। कंपनी हो के इंडिविजुअल रूल्स वैट के सेम चल रहे हैं। 1 जनवरी इलिक हैज फोरकास्टेड टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ दिस ईयर विल बी 40,000, और ये डी रजिस्ट्रेशन, ये कंपलसरी नहीं, वॉलंटरी डी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, यानी अपनी मर्जी से इसको लगता है टर्नओवर 83 से कम हो गया है, सॉरी टर्नओवर 83 डी रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम है, तो मैं जाके डी रजिस्टर करवा दूं। तो फिर क्या होगा, इलिक का 12 महीने का एंटिसिपेटेड टर्नओवर है 40,000, तो वो 1 जनवरी 2021 में क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अप्लाई सेम डे लिखा हुआ है ना, मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए डी रजिस्ट्रेशन। कभी कभी टाइपिंग करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप देख लेना। तो बोलना भी होता है और टाइप भी करना होता है, और अलाइनमेंट जब आउट होती है तो बड़ा गुस्सा आता है। अब इस दिन वो अप्लाई कर गया कि भाई मुझे डी रजिस्टर्ड होना है, हो जाओ भाई। तो इसकी भी डी रजिस्ट्रेशन डेट जो होगी वो इसकी एप्लीकेशन डेट ही होगी। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी कर रहा है, तो डेट ऑफ सिजेशन तो है नहीं, बिजनेस तो चल रहा है, तो ये इसकी डी रजिस्ट्रेशन डेट मानी जाएगी कि दिस इज द डी रजिस्ट्रेशन डेट फॉर
एलेक लिमिटेड। यानी एलेक का फोरकास्टेड जो टर्नओवर था 31 दिसंबर 2021 का वो था 40,000 विच इज बिलो 83। तो वो डी रजिस्ट्रेशन का सोच रहा है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को उसने अप्लाई किया और उसकी इफेक्टिव डी रजिस्ट्रेशन जो मानी जाएगी वो 1 जन 2021 से मानी जाएगी। हाँ, HMRC और एलेक दोनों एक फ्यूचर अलग कोई डेट पे एग्री हो जाएं तो फिर और एन एग्रीड लेटर डेट ये भी हो सकता है। तो आप जब भी वॉलंटरी डी रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो ये 1 जनवरी 2021 डी रजिस्ट्रेशन डेट लिख दी, इसके आगे हमेशा लिखिएगा कि और लेटर एग्रीड डेट, वो कुछ भी हो सकती है जो री रजिस्ट्रेशन करते वक्त एलेक और HMRC निगोशिएट कर सकते हैं। नॉर्मली ये जिस दिन अप्लाई किया उसी दिन से डी रजिस्टर्ड होगा, लेकिन डी रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई बातचीत कर लें HMRC और एलेक वॉलंटरी यानी चलता हुआ बिजनेस डी रजिस्टर करते वक्त, तो और एन एग्रीड लेटर डेट भी डी रजिस्ट्रेशन की डेट हो सकती है। तो ये डी रजिस्ट्रेशन का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा बेसिक कंपटीशन हमने की, टाइप ऑफ सप्लाईज को देखा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जिसमें फ्यूचर और हिस्टोरिकल टेस्ट था, फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, फिर डी रजिस्ट्रेशन, फिर गोइंग कंसर्न बिजनेस का सेल होना हमने डिस्कस किया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। अब एक छोटी सी थ्योरी है, एक्सेप्टिंग न्यू बिजनेस। हमारे पास कोई काम आता है तो हमें क्या देखना चाहिए? Accepting additional new work may increase the taxable supplies। अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, हम थ्रेशोल्ड के नीचे हैं, हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड के नीचे हैं और हम चाहते नहीं है कि कंप्लाइंस के हेडेक में फंसें या अपनी प्राइजेस को बढ़ाएं। हम वैट में हम नहीं पसंद करते वैट में रजिस्टर्ड होना। अब हमारे पास में नया बिजनेस आया तो उस नए बिजनेस की वजह से हो सकता है मेरा टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड को मीट कर जाए और मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ जाए। तो बिजनेस को क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? नया बिजनेस आने से पहले उसको स्टेटस देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? तो देखिएगा, नंबर 1, इफ कस्टमर्स आर वैट रजिस्टर्ड they can recover the output VAT charge and it will be advantageous to accept new work। अगर मेरे पास कोई नया काम आता है और मेरा कस्टमर जो वेट रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, मैं अपना आउटपुट टैक्स क्लेम कर लूंगा, अपनी प्राइजेस से हट के क्लेम कर लूंगा और उनको भी देने में कोई मसला नहीं होगा कि वो इनपुट क्लेम कर लेंगे, ये ठीक है। लेकिन मेरा कस्टमर अगर नॉट रजिस्टर्ड है तो फिर क्या होगा? वो मैंने जो आउटपुट उन पे लगाया होगा वो उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए सेलिंग प्राइस मेरी एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो उनके बिजनेस के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। It may be beneficial to decide it to not accept the work and maintain taxable supplies below the VAT registration threshold। यानी जब मेरा कस्टमर VAT रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए मेरी प्राइस भी बढ़नी है, तो फिर मैं उसकी वजह से अपने आप को टैक्स हेडेक में भी डाल दूं, अपनी रेपुटेशन भी खराब कर दूं कि ये महंगी चीजें बेच रहा है, मैं क्यों ऐसा बिजनेस एक्सेप्ट करूं। तो ये हमारे पास एक जर्नल सा क्वेश्चन है जो कि किट में भी मौजूद है। ये है हमारे पास वेट रजिस्ट्रेशंस की कहानी। इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।